हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सबका। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी मंजिल को और आसान बनाने के लिए एक बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जितने भी अपने सिलेबस के अंदर शायर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, उनकी पैदाइश के या इंतकाल की डेट को लेकर, या आपके इनकी जगह, इनका जो इंतकाल या पैदाइश की जगह है उसको लेकर, इनकी वालिद वालिदा को लेकर, इनको सब जगह क्या होता है कि स्टूडेंट बेचारा खूब पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर से उनके कंफ्यूज हो जाता है। ये डेटा जो है इधर उधर हो जाता है, उनको सही तरीके से याद नहीं हो पाता। आज मैं आपके लिए दोस्तों स्पेशली इस तरीके से आपको ये सब करवाने वाला हूँ कि आप सिर्फ ओनली फॉर इसको दिन में 1 मिनट देख लेंगे, तो सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट देख लेंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे आप सब लोग। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक पेज में ये सारा डेटा करवाने वाला हूँ मैं, ये एक पेज आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा दोस्तों। निश्चित रूप से इसमें से आपके 10 नंबर या 15 नंबर के सवाल आराम से निकल जाएंगे। ये एक छोटी सी एक वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखें आप, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक साथ करवाने वाला हूँ सभी शायरों के नाम और उनकी पैदाइश और उनकी वफ़ात, उनकी वालिद वालिदा का नाम, उस्ताद का नाम, या इनको कोई इनाम वगैरह मिला हो, इन सब को आसानी से एक सीरियल क्रमांक के हिसाब से, जैसे ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में सी आता है, सी के बाद में डी आता है, डी के बाद में ई आता है, इस तरीके से कोई चीज़ हम सिस्टम से अगर करते हैं तो दोस्तों वो बहुत लंबे समय तक हमें याद भी रहती है और निश्चित रूप से वो हमारी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित होती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस सेशन को। ये है दोस्तों आपके, सबसे पहले आप देख लीजिएगा इसमें। दोस्तों, आपको सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये पेज जो है आपको मैं अभी मेरे जो मंजिल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा। आप प्रॉमिस करें मेरे से कि ये पेज जो है आप प्रिंट आउट निकाल कर सुबह एग्ज़ाम तक आपकी टेबल पर मिलना चाहिए मुझे। तब तो मज़ा है इस मेरी मेहनत का आप सबके लिए, मैंने जो मेहनत की है वो, क्योंकि सिलेबस के अंदर दोस्तों ऊपर नीचे शायर वगैरह दे रखे हैं, तो उनको एक जगह करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने आपको यहाँ पर एक जगह इसलिए किया है कि आपके जो सिलेबस में, स्पेशली जो 3rd ग्रेड है, इसके अंदर आपके जितने भी शायर हैं, जो मुसन्निफ़ निगार हैं, उसमें कौन पहले है, कौन बाद में है और उसके बाद में कौन है, तो इस चीज़ को हम थोड़ी सी एक जगह डेटा करते हैं ना, तो हमें वो आसानी रहती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना जो शायर है आपके डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्टी नज़ीर अहमद साहब, ठीक है। 1 सेकेंड, ये डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं। 1 नंबर पे आपको हूबहू इसी पेज को प्रिंट आउट करवा के रखना है। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की जो पैदाइश की डेट है दोस्तों 1836 बिजनौर में है। कहाँ पर है? 1836 बिजनौर में। अब यहाँ पर कुछ किताबों में दोस्तों 1831 भी दे रखा है। आरबीसी की जो पुरानी बुक है जान पहचान, उसमें 31 भी है, लेकिन एनसीईआरटी की नई वाली बुक है उसमें 1836 है। तो हमें ये डेटा जो है एग्जैक्ट डेट माननी है, ठीक है। फिर इसके बाद में इनकी जो इंतकाल हुआ था डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का, वो 1912 दिल्ली के अंदर हुआ था दोस्तों। कौन, कहाँ पर हुआ? 1912 दिल्ली के अंदर। और फिर इनके वालिद और वालिदा में से नाम देखें तो इनके वालिद का नाम मौलवी सआदत अली, नाम याद रख लीजिएगा, नज़ीर सआदत। आप इस तरीके से थोड़ा सा मेरे साथ बोलने की कोशिश करें, नज़ीर सआदत, नज़ीर सआदत, नज़ीर सआदत, नज़ीर सआदत, इस तरीके से बोलेंगे तो आपके वो जो है बैठ जाएगा आपके, ठीक है। इनकी अगर पैदाइश और इंतकाल का डेट देखें तो दोस्तों देखो 1836, यानी कि 18 18 18 दूना 36, अपन 18 के पावड़े को 2 बार बोलते हैं, तो 2 बार बोला तो 18 18 18 दूना 36 आ गया। अब इसके आखिर में 2 आ रहा है, तो दोस्तों इस तरीके से आप कैसे भी करके थोड़ा सा ट्रिक बनाकर इसको याद करेंगे ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 18 18 18 दूना 36 आ रहा है। अब 2 बार भाग गए, मल्टीप्लाई किया इसको 18 को, तो 36 आ गया, तो इसके आखिर में 2 आ रहा है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। और सआदत अली इनके वालिद का नाम है और मौलवी अब्दुल हक इनके उस्ताद का नाम है। इनको शमशुल उलमा का खिताब भी मिला है दोस्तों 1897 के अंदर, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब को शमशुल उलमा का खिताब, ठीक है। इसके बाद में आपको नंबर 2 पर करना है आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को। किसको करना है? अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को। और इनकी दोस्तों आपको स्थान याद करने की, एक ही याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि
नज़ीर अहमद साहब तो बिजनौर में पैदा हुए, इंतकाल जो है दिल्ली में हुआ, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की पैदाइश भी पानीपत में हुई है और इंतकाल भी पानीपत में हुआ है। 1837 में इनकी पैदाइश हुई है पानीपत में, 1914 में पानीपत में इनका इंतकाल हुआ है। आपको पता हो तो मैंने इनकी जब सेकेंड ग्रेड की क्लास अपनी चल रही थी तो उसमें मैंने हाली की और शिबली की ट्रिक बताई थी। हा ली शिब ली, आखिर में ले आ रहा है और इन दोनों के आखिर में सात आ रहा था, इसके भी सात आ रहा था, शिबली के भी सात आ रहा था। उनकी 1857 के अंदर उनकी पैदाइश थी। तो हाँ ली शिब ली, इस तरीके से इनकी भी 1837 था और उनके 1857 था। सेकेंड ग्रेड वालों के लिए वो याद करवाई थी। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है क्योंकि शिबली जो है आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप थोड़ा सा इसी को याद रखिए क्योंकि पैदाइश की डेट और पैदाइश की जगह और इंतकाल की जगह वो दोनों सेम है इनकी। तो आप 1837 पानीपत और 1914 इनका पानीपत इंतकाल की डेट है। ख्वाजा इज़्ज़त बख्श इनके वालिद का नाम है, इज़्ज़त बख्श, अल्ताफ़ इज़्ज़त, अल्ताफ़ इज़्ज़त, अल्ताफ़ इज़्ज़त, अल्ताफ़ इज़्ज़त, इस तरीके से आप इसको जोड़ते हुए याद करें। अल्ताफ़ ने इज़्ज़त की नवाजिश की, 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 किसकी? इज़्ज़त की नवाजिश की। इनको भी शमसुल उलमा का खिताब मिला था 1914 के अंदर। ये दोस्तों बहुत से विद्यार्थी बेचारे इसको लेकर कन्फ्यूज़ हैं और बहुत सी गाइडों में अल्लाह बेहतर जाने कैसे राइटर हैं, सबके डेट ये लगी हुई है, ये 1904 लगभग आपको ये डेट मिलेगी। लेकिन ये गलत है दोस्तों, गलत है, गलत है, गलत है। मैं बोल रहा हूँ आप सबको, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आपको 1914 ही करना है। एनसीईआरटी की नई बुक है 12th की, उसका नाम भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, उसमें साफ लिखा हुआ है शमसुल उलमा का खिताब अल्ताफ़ हुसैन हाली को 1914 में लिखा है। अगर ये सवाल आपके आता है, आप 1914 सही करते हैं, अगर जो अधीनस्थ बोर्ड है अगर वो आपको इसका सवाल का आंसर नहीं मानता है तो उस पर रेट लगाने की गारंटी मेरी है, इसमें आपको नंबर दिलाने की इस सवाल में, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। एनसीईआरटी की नई बुक है, शायद आईना अदब है, कुछ ऐसी, मैंने एग्जैक्ट डेटा उसमें पढ़ा है, 1914 लिखा हुआ है उसमें, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और बाकी आप गाइडों में देखेंगे बहुत से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने गाइडों के अंदर गलतियों की भरमार है। आपके एक एक गलती आपको आपकी मंजिल से दूर कर सकती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर पे आते हैं अपने मीर बाकर अली साहब, क्योंकि हम देखो यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, हम 36 के बाद में क्या आएगा? 37 आएगा। आप इस तरीके से डिट्टो याद करिए भाई। 12 में इनका इंतकाल हो गया और 14 में इनका इंतकाल हो गया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ज़्यादातर तो बेचारे मुसन्निफ अपने सीरियल में ही हैं, कुछ शायर जो हैं अपने बाद वाले से थोड़ा लंबा जिए हैं, कुछ में गड़बड़ हो सकती है, बाकी बढ़ते हुए क्रम में ही हैं सबके। तो यहाँ पर हाली साहब 37 में पैदा हुए, ये देखो 36 और 37 एक का अंतर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 2 का अंतर आ गया, ठीक है। चलिए, मीर बाकर अली साहब 1850 में दिल्ली में पैदा हुए और 1928 में इनका इंतकाल हो गया। अब देखो इनका भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की तरह आपको जो जगह का नाम है वो आपको ज़्यादा टेंशन वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की पैदाइश, मीर बाकर अली साहब की पैदाइश जो है वो दिल्ली के अंदर है, इंतकाल भी दिल्ली के अंदर हो गया। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश भी पानीपत में हुई थी और इंतकाल भी पानीपत में हुआ था। तो इस तरीके से आपको जगह में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने की, ठीक है। और मीर पेड़ा जो कि इनके नाना भी थे और इनके उस्ताद भी थे, मीर पेड़ा, मीर बाकर मीर पेड़ा, याद रह जाएगा आपको, मीर बाकर मीर पेड़ा, मीर बाकर मीर पेड़ा, मीर बाकर मीर पेड़ा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर चौथा नाम आता है आपके ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी, इनका असल नाम है, आपको याद रखना दोस्तों, सैयद अली हसन। सैयद अली हसन इनका नाम है और इनकी जो पैदाइश है दोस्तों 1878 इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? दिल्ली के अंदर, और इंतकाल कहाँ हुआ है? 1955 दिल्ली के अंदर। तो आपको मीर बाकर और ख्वाजा हसन निज़ामी इन दोनों की पैदाइश का स्थान जो है और इंतकाल का स्थान, इंतकाल की जगह, वो दोनों सेम ही है। मीर बाकर की और मीर ख्वाजा हसन निज़ामी की, दोनों पैदा ही दिल्ली में हुआ है और इंतकाल भी दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और 1850 में इनकी पैदाइश है, 1878 में इनकी पैदाइश है और 1928 में इनका इंतकाल है और 1955 में इसका ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल है। अब भाई देखो, आप इसको और आसान कर सकते हैं इनकी याद करने को। भाई 1850 में मीर बाकर अली पैदा होते हैं, 1928 में इनका इंतकाल हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा 50 और 2 70 1 8 78, यानी कि ये टोटल इनकी एज जो है वो 78 है, 78 साल इन्होंने उम्र पाई है और 1878 में इसकी पैदाइश की डेट है,
टोटल उम्र जो है मीर बाकर अली साहब ने कितनी पाई है, 78 साल, और 1878 में इनकी पैदाइश हो जाती है। तो 78 आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, 78। और जैसे इन्होंने 78 साल उम्र पाई है तो आपके इसमें देखिएगा ये शायद 4-5 साल ज़्यादा पाई है इन्होंने, आपके शायद 82-83 साल इन्होंने उम्र ज़्यादा पाई है। बस इतना सा आप थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिएगा। एक ही याद कर ली, 1 से 4-5 साल एक्स्ट्रा और याद कर लेना कि भाई इन्होंने 78 पाई है तो वो 82-83 साल इन्होंने पाई होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा ख्वाजा हसन निज़ामी साहब के वालिद का नाम है सैयद आशिक अली और वालिदा का नाम है सैयद चहेती बेगम। अब दोस्तों इसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा मत लेना, मैं सिर्फ मेरा मकसद है कि आपको सवाल आपका गलत ना हो, बस उसको याद हो जाए। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई जो आशिक होगा उसकी कोई ना कोई चहेती तो होगी, कोई ना कोई, भाई जो आशिक होगा उसकी कोई ना कोई तो चहेती होगी। ये तो मान के चलो भाई, ये तो प्रैक्टिकल है, आप खुद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस दुनियादारी में, जो आशिक होगा उसकी कोई ना कोई चहेती होगी। तो ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की वालिद का नाम आशिक अली, सैयद आशिक अली है और वालिदा का नाम चहेती बेगम है। और इनके उस्ताद का नाम मौलाना रशीद अहमद गंगोही है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके नंबर 5 पे आते हैं प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद साहब को तो शायद मुझे नहीं लगता आपको इसमें याद करने की ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो आपके फेवरेट हैं। 1880 में लम्ही गांव का, बनारस के अंदर एक गांव है लम्ही, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी और 1936 में इनका इंतकाल हो गया था बनारस के अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप मुंशी प्रेमचंद जो है ख्वाजा हसन निज़ामी से पहले इंतकाल कर जाते हैं, भाई 36 और 46-56 साल इन्होंने उम्र पाई है सिर्फ ही। ठीक है, टोटल उम्र कितनी पाई इन्होंने, 56 साल, आखिर में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 36 में भी 6 आ रहा है। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और इनकी भी आपको जैसे 3 शायर जो हैं ऐसे हैं जिनकी चारों हो गए ना, इनकी पैदाइश और इंतकाल की जगह, ये चारों जो है आप एक जगह सीरियल बना लीजिए कि इनकी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये चारों जो है यहाँ तक पैदाइश एक जगह भी है और इंतकाल भी वहीं पर है, इनकी अलग अलग लोकेशन नहीं है, सिर्फ डिप्टी नज़ीर अहमद साहब को छोड़कर बाकी चारों ने जहाँ पर अपना जन्म लिया है वहीं पर इनका इंतकाल हो गया है। अब देखो, इनके वालिद का नाम है अजाइब लाल और वालिदा का नाम है आनंदी देवी। मुंशी प्रेमचंद के तो अजाइब आनंदी, अजाइब आनंदी, अजाइब आनंदी, अजाइब आनंदी, अजाइब आनंदी, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, अजाइब आनंदी। ओके, अजाइब आनंदी। फिर आगे बढ़ते हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के बारे में। और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के बारे में दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा आप, इनकी जो पैदाइश है 1897 हैदराबाद में होती है, 1897 में। कहाँ पर होती है, हैदराबाद में। लेकिन इनकी जो इंतकाल की डेट है, वो क्या है, 1969 दिल्ली के अंदर इनकी पैदाइश इंतकाल होता है, दिल्ली के अंदर इनका इंतकाल हो जाता है। तो याद रखिएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के बाद में 4 शायरों के बाद में ये 5वीं शख्सियत ऐसी है जिसकी पैदाइश की जगह और इंतकाल की जगह अलग अलग है। तो आप थोड़ा सा नज़ीर और ज़ाकिर, आप थोड़ा सा इन दो को माइंड में रखिए, क्योंकि दोनों का इंतकाल तो एक ही जगह होता है, दिल्ली के अंदर ही होता है दोनों का इंतकाल। लेकिन डिप्टी नज़ीर और डॉक्टर ज़ाकिर साहब ऐसे हैं जिनकी पैदाइश का स्थान अलग है और इंतकाल का लोकेशन अलग है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको अपने माइंड में रखिए, 1897 और 1969। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनके वालिद वालिदा का नाम याद रख लीजिएगा। फ़िदा हुसैन इनके वालिद का नाम है, वालिदा का नाम है नाज़नीन। ठीक है, तो नाज़नीन पे फ़िदा हैं कौन, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ये इस तरीके से आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, नाज़नीन पे फ़िदा हैं ज़ाकिर हुसैन, नाज़नीन पे फ़िदा हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ये दोस्तों आप इसको ओवर अलग मत ले जाना, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी शख्सियतों को, क्योंकि हर एक इनके वालिद वालिदा जो भी हैं अपने हमारे लिए बहुत ही सम्मान शख्सियत हैं, तो हम इनकी जो मजाक के पर्पज़ से ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैं सिर्फ आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके ये 1 नंबर आपका जो है आपकी मंजिल को, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिल में भी इनके प्रति बहुत सम्मान है। तो इस तरीके से
आप याद कर सकते हैं। इनको दोस्तों एक अवार्ड दिया गया था भारत रत्न का, क्योंकि आपको पता हो तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि राष्ट्रपति पद भी रहे हैं ये, ठीक है। क्योंकि 5 साल ये उपराष्ट्रपति रहे थे और शायद 2 साल के लगभग ये राष्ट्रपति रहे थे। लगभग आपके मान के चलो 1962 के अंदर ये उपराष्ट्रपति बने थे और 62 से 63, 64, 65, 66, 67 तक, और उसके बाद में 69 के आसपास आपके ये राष्ट्रपति भी बनाए गए थे आपके सदर जमहूरिया की हैसियत से। 67 से 69 तक, 67 से 69 तक, ठीक है। इसका थोड़ा सा वो डेप्थ का मैटर है, आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कन्हैया लाल कपूर, अगला नाम क्या है अपना? कन्हैया लाल कपूर। तो कन्हैया लाल कपूर साहब की जो पैदाइश है वो है 1910 लाहौर के अंदर और इंतकाल होता है 1980 मोगा पंजाब के अंदर। मोगा पंजाब के अंदर एक जगह है मोगा नाम से, वहाँ पर। तो देखिएगा 1910, आप यहाँ पर देखिएगा अभी तक जितने भी शायर हम पढ़ रहे हैं ये 1836 से लेकर 1897 में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बंदे ऐसे हैं जो 1800 से लेकर 1900 के दरमियान हैं हमारे, ठीक है। फिर कन्हैया लाल से हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कबूतर कैसे कन्हैया, नए सिरे से शुरू कर रहे हैं हम। 19वीं सदी में आ गए हैं वापस, 20वीं सदी में। तो 1910 में इनकी पैदाइश है लाहौर के अंदर और 1980 में इनका मोगा एक स्थान है पंजाब के अंदर, इनका इंतकाल हो जाता है। कन्हैया लाल कपूर के वालिद का नाम है लाला हरीराम। कन्हैया हरी बहुत ही ये हिंदू के अंदर, हिंदू जो सनातन धर्म है उनके अंदर अच्छे वर्ड हैं, अच्छे नाम हैं ये, कन्हैया हरी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपन सैयद एहतशाम हुसैन साहब को। सैयद एहतशाम हुसैन साहब जिनकी आपके पैदाइश जो है 1912 आज़मगढ़ में होती है और 1972 में इलाहाबाद में इनका इंतकाल हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनके देखो एहतशाम हुसैन जो बड़ा है इनके नाम में, ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इनकी पैदाइश में भी 2 आ रहा है और इनके इंतकाल में भी 2 आ रहा है। इनकी पैदाइश में भी 2 आ रहा है और इनके इंतकाल में भी 2 आ रहा है। सैयद एहतशाम हुसैन, हालांकि सीन और शीन भी 2 आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सीन आ रहा है, एक बड़ा आ रहा है। आप तो इस है से याद रख लीजिए, है भी 2 आ रहा है, इनकी पैदाइश में भी 2 आ रहा है, इंतकाल की डेट में भी 2 आ रहा है, प्लस इनके पैदाइश और इंतकाल के वर्ड में इसमें भी अलिफ आ रहा है पहले, इसमें भी अलिफ आ रहा है, आजमगढ़ में भी अलिफ आ रहा है, इलाहाबाद में भी अलिफ आ रहा है, यानी कि अलिफ भी 2 बार आ रहे हैं। पैदाइश की डेट में भी 2 और इंतकाल की डेट में भी 2 और इनके नाम के अंदर भी 2 है आ रहे हैं। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। इनके वालिद का नाम सैयद अबू जाफ़र अब्बास, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हबीब तनवीर दोस्तों जिनकी पैदाइश जो है 1923 के अंदर होती है और रायपुर के अंदर, और 2009 में इनका भोपाल में इंतकाल हो जाता है। तो इनकी डेट भी दोस्तों जैसे सैयद एहतशाम हुसैन साहब है, कन्हैया लाल कपूर है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों यहाँ से अब हम जितने भी शायर पढ़ रहे हैं उन सब की पैदाइश की डेट अलग है और इंतकाल की डेट अलग है। इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर लीजिए। इन 4 को अलग याद कर लीजिए, इस तरीके से अलग कॉलम बना लीजिए, इन 4 को अलग कॉलम बना लीजिए। इस तरीके से आप डिवाइड करके आप शॉर्ट करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा आगे, सैयद हबीब तनवीर साहब 1923 के अंदर रायपुर में पैदा होते हैं और 2009 में इनका इंतकाल हो जाता है भोपाल के अंदर। रतन सिंह 1927 में सियालकोट में पैदा होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सियालकोट में पैदा होते हैं और 2021 में, यानी कि अभी पिछले साल 1.5 साल पहले ही नोएडा में इनका इंतकाल हो जाता है। सरदार प्रताप सिंह करतारकोर। तो रतन सिंह, इनके वालिद और वालिदा का नाम आप आराम से याद रख सकते हैं, प्रताप करतार, इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हैं इनको। ओके, आप तो एक काम करो ना, रतन सिंह को आप इस तरीके से याद कर लो। रतन सिंह कौन से वाले? अरे जो अल्लामा इकबाल साहब पैदा हुए थे ना, सियालकोट वाले। रतन सिंह कौन से वाले? सियालकोट वाले। इकबाल साहब पैदा हुए थे ना सियालकोट वाले, वो रतन सिंह, ठीक है, 1927 के अंदर पैदा हुए थे। अब याद रखिएगा, इकबाल साहब से आप ये भी कॉमन रख सकते हैं कि इकबाल साहब की पैदाइश में भी 77 आ रहा है उनके आखिर में, तो उनके भी 7 आ रहा है, इनके भी 7 आ रहा है। तो सियालकोट में पैदा होने वाले रतन सिंह जो हैं
उनकी पैदाइश जो है वो 27 में होती है और इकबाल साहब की 1877 में होती है ना। तो इनके भी आखिर में 7 आ रहा है और इसके आखिर में भी 7 आ रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और माशाल्लाह इन्होंने उम्र भी बहुत तगड़ी पाई है, सरदार जी थे तो उम्र तो अच्छी से पाएंगे भी। चलिए, ये तो हमारा था स्पेशली जो मुसन्निफ़ निगार थे, जिसमें क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों, अलग अलग एक होता है गद्यांश और एक होता है पद्यांश हिंदी के अंदर, जिसको आप समझो इसको। तो एक होता है, इसको बोलते हैं अपन उर्दू के अंदर नसर, और इसको बोलते हैं नज़्म, ठीक है, जिसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोज़ और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोइम। तो अब ये वाला पार्ट जो है हम अभी तक कर चुके हैं। अब ये वाला पार्ट करते हैं आपके, ये टोटल स्पेशली आपके सीरियल वाइज टोटल 10 बंदे थे जिसको हमने एक जगह समेटने की कोशिश करी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नज़म वाले पोर्शन से शायर जो हैं वो हैं सबसे पहले हम सबके फेवरेट मीर तकी मीर साहब, और 1722 में पैदा होते हैं अकबराबाद, जिसको आज के डेट में आगरा कहते हैं। अकबराबाद का प्राचीन नाम क्या है? आगरा। अकबराबाद का आज की डेट में नाम क्या है? आगरा। तो 1722-23 में ये पैदा होते हैं। 1810 में इनका लखनऊ में इंतकाल हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे हमने जो नसर वाला पोर्शन पढ़ा था उसमें 1700 की डेट से कोई भी शायर नहीं है। ये चीज़ एक तो आप अपने माइंड में रख लीजिए, याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। सिर्फ 3rd ग्रेड के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। 1700 की डेट में कोई भी आपके ऑप्शन आए तो आप उसको सीधा कट कर देना। कौन से? पोइम वाले भाग में, नज़म वाले पोर्शन में, क्योंकि नसर वाले पोर्शन में, क्योंकि नसर वाले पोर्शन में 1700 से लेकर 1799 तक कोई भी शायर नहीं है। यहाँ से 1836 से शुरू होता है। लेकिन जो नज़म वाला पोर्शन है उसके अंदर 3 शायर जो हैं वो 1700 के हैं दोस्तों। 3 शायर कौन कौन? मीर तकी मीर, पैदाइश 1722-23 अकबराबाद में, और इनका इंतकाल जो है 1810 में लखनऊ में हो जाता है। मोहम्मद अली उर्फ मुत्तकी, इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली उर्फ मुत्तकी, और सिराजुद्दीन खान आरजू, ये इनके उस्ताद थे। बहुत ही, ये भी 2nd ग्रेड में सवाल भी पूछा गया था 2nd ग्रेड के अंदर कि भाई सिराजुद्दीन खान आरजू किससे संबंधित थे? तो ये मीर तकी मीर के उस्ताद थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 से वापस शुरू करो आगे, 0 पे ख़त्म तो 0 पे वापस शुरू। तो नज़ीर अकबर आबादी, इनका मोस्ट पॉपुलर सवाल कई एग्ज़ामों में पूछा गया है और फिर से रिपीट होने की संभावना है कि भाई नज़ीर अकबर आबादी साहब का असल नाम क्या है? तो वली मोहम्मद। ये गांठ बांध लेना दोस्तों। ऑप्शन में नज़ीर से संबंधित ही आपके ऑप्शन दिए गए, वली मोहम्मद सिर्फ एक ऑप्शन में होगा, बाकी 3 ऑप्शन नज़ीर अहमद आएगा और मोहम्मद नज़ीर आएगा, नज़ीर अकबर आबादी भी आएगा और वली मोहम्मद आएगा। तो आप इस ऑप्शन को, जैसे एक तो नून मीम राशिद वाला और एक नज़ीर अकबर आबादी वाला, इनके नाम को ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इनके असल नाम को ध्यान रखें। तो नज़ीर अकबर आबादी साहब की पैदाइश जो है 1740 दिल्ली में होती है। क्योंकि हम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, हम बढ़ते हुए क्रम में, जैसे यहाँ तक आए थे ना बढ़ते हुए क्रम में, अब ये तो यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब आपके शायरों वाला बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे अपन। तो सबसे पहले 1722-23 में मीर तकी मीर साहब आते हैं, उसके बाद में नज़ीर अकबर आबादी आते हैं 1740 में, दिल्ली में पैदा होते हैं, और 0 पे शुरू होता है तो 0 पे ख़त्म हो जाता है। 1830 में इनका इंतकाल हो जाता है अकबराबाद में। अब याद रखिएगा, आप इसको इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए, भाई मीर तकी मीर जहाँ पर पैदा होते हैं नज़ीर अकबर आबादी वहाँ पर इंतकाल हो जाता है। मीर तकी मीर जहाँ पर पैदा होते हैं नज़ीर वहाँ पर इंतकाल कर जाते हैं। मीर तकी मीर जहाँ पर पैदा होते हैं नज़ीर अकबर आबादी वहाँ पर इंतकाल कर जाते हैं। याद रह जाएगा। तो 1740 में इनकी पैदाइश है, दिल्ली के अंदर इंतकाल 1830 में अकबराबाद में हो जाता है। तो नज़ीर फ़ारूक मोहम्मद फ़ारूक इनके नाम, वालिद का नाम है नज़ीर फ़ारूक, आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। फिर आता है अगला नाम नंबर 3 पे, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। कौन इनसे परिचित नहीं है भाई? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। अब याद रख लीजिएगा कि इनकी जो पैदाइश है वो 1797 दिल्ली में होती है और 1869 में दिल्ली के अंदर इनका इंतकाल हो जाता है। अब जैसे आपने नज़ीर को याद किया था कि भाई नज़ीर का इंतकाल जहाँ मीर पैदा होते हैं वहाँ पर नज़ीर का इंतकाल होता है, इकबाल जहाँ पर नज़ीर पैदा होते हैं वहाँ पर ही इंतकाल होता है, वहाँ पर ही इनकी मृत्यु होती है, वहाँ पर ही इनका इंतकाल होता है और वहीं पर ही पैदा होते हैं। वापस समझिएगा, नज़ीर जहाँ पर मीर पैदा होते हैं वहाँ पर उनका इंतकाल होता है, गालिब जहाँ पर नज़ीर पैदा होते हैं वहाँ पर गालिब की ही पैदाइश होती है और गालिब का वहीं पे इंतकाल हो जाता है।
ठीक है। तो 1869 में इनका इंतकाल हो जाता है, क्योंकि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इन्होंने अपनी आंखों से देखा था दोस्तों। आप इस तरीके से इनकी याद कर लीजिए। इनके 1857 की क्रांति के बाद में लगभग 12 साल बाद में इनका इंतकाल हो गया था। तो असदुल्ला खान गालिब साहब की वालिद वालिदा का नाम अब्दुल्ला बेग इज़्ज़तुन्निसा, अब्दुल्ला बेग इज़्ज़तुन्निसा, अब्दुल्ला इज़्ज़त, अब्दुल्ला इज़्ज़त, अब्दुल्ला इज़्ज़त, इस तरीके से असद अब्दुल्ला इज़्ज़त, असद अब्दुल्ला इज़्ज़त, असद अब्दुल्ला इज़्ज़त, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। और मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़म इनके उस्ताद का नाम है, मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़म इनके उस्ताद का नाम है। कुछ खिताब दिए गए थे बहादुर शाह ज़फ़र के द्वारा, जिसमें दबीरुल मुल्क और नजमुद्दौला, निज़ाम जंग, ये कुछ खिताब थे इनको दिए गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहम्मद इस्माइल मेरठी 1844, 1844 में, भाई मेरठी नाम आ रहा है तो आपको इसकी पैदाइश का स्थान और इंतकाल का स्थान याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका बोझ थोड़ा कम हो गया। तो 1844 में इनका इंतकाल हो जाता है और 1917 में 1844 में इनकी पैदाइश होती है और 1917 में इनका इंतकाल हो जाता है। और शेख पीर बख्श इनके वालिद का नाम है और मिर्ज़ा रहीम बेग इनके उस्ताद का नाम है, मिर्ज़ा रहीम बेग इनके उस्ताद का नाम है। खान साहब इनका एक मशहूर लक़ब है, इनको लोग खान साहब के नाम से बुलाते थे, खिताब जिसको बोल सकते हैं अपन, बहुत से लोग इनको खान साहब के नाम से ही जानते थे। तो इस्माइल मेरठी साहब की वापस देख लीजिएगा, 1844 इनकी पैदाइश की डेट है और 1917 इनके इंतकाल की डेट है। शेख पीर बख्श, पीर रहीम, पीर रहीम, पीर रहीम, पीर रहीम, इस तरीके से मिलता जुलता नाम है थोड़ा सा, उस्ताद और इनके वालिद का नाम। फिर आता है सूरज नारायण मेहर, सूरज नारायण मेहर 1863 दिल्ली के अंदर पैदाइश होती है और 1933 के अंदर लाहौर में इनका इंतकाल हो जाता है। हालांकि दोस्तों इसमें आप दहलवी के नाम से ये जाने जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना, दहलवी के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, हम सब के फेवरेट अल्लामा इकबाल साहब, और 1877 में इकबाल साहब की पैदाइश होती है सियालकोट के अंदर, 1938 लाहौर में इनका इंतकाल हो जाता है। और शेख नूर मोहम्मद और इमाम भी इनके वालिद वालिदा का नाम है। सैयद मीर हसन इनको इनके जो है उस्ताद थे। सर का खिताब दिया था हुकूमत, अंग्रेज़ हुकूमत ने इनको 1923-24 के अंदर। तो आप याद रख लीजिएगा, 1877 में इनकी पैदाइश, 1938 में लाहौर में दोस्तों इनका इंतकाल हो जाता है। क्योंकि आपके जितने भी सिलेबस है दोस्तों, उसमें सिर्फ शायद 2 शख्स ऐसे हैं जिनकी लाहौर में वफ़ात होती है, एक आपके अख्तर शेरानी साहब आएंगे और एक इकबाल साहब आएंगे। ओके, चलिए फिर अगला नाम है तिलोकचंद महरूम, 1887 मियाँ वाली पंजाब, 1887 मियाँ वाली पंजाब में इनकी पैदाइश होती है। 1966 में दिल्ली में इनका इंतकाल होता है। भगत राम इनके वालिद का नाम है। तिलोक भगत, तिलोक भगत, तिलोक भगत, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अख्तर शेरानी साहब बहुत आसान है, बहुत छोटी सी उम्र इन्होंने पाई थी, लेकिन क्या कामयाब उम्र पाई है वास्तव में। 1905 टोक में इनका जो है पैदाइश होती है और 1948 में इनका लाहौर में इंतकाल हो जाता है। और इनके जो वालिद का नाम है हाफिज़ महमूद ख़ान। और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज़ याद रखना आप, अख्तर शेरानी साहब का यहाँ पे मैं नाम लिखना भूल गया, असल नाम। असल नाम दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, दाऊद ख़ान था इनका असल नाम। असल नाम क्या था? दाऊद ख़ान। आप लिख लेना यहाँ पेन में, जब आप इसका प्रिंट आउट निकालो तो दाऊद ख़ान इनका असल नाम है, अख्तर शेरानी साहब का दाऊद ख़ान। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। साहिर लुधियानवी साहब, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब का असल नाम आपको VVIP इम्पोर्टेंट सवाल में डाल देना है। 4 शौरा हैं आपके, इसके अंदर एक तो अख्तर शेरानी साहब, साहिर लुधियानवी साहब, नज़ीर अकबर आबादी साहब, ओके, और एक ख्वाजा हसन निज़ामी साहब। ये 4 शायर हैं जिनको आपके नाम से अलग थोड़ा सा असल नाम आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो साहिर लुधियानवी साहब जिनका असल नाम अब्दुल हई था और 1921 में लुधियाना में इनकी पैदाइश होती है। 1980 में बम्बई में इनका
इंतकाल हो जाता है। अब साहिल लुधियानवी साहब एक संगीतकार थे दोस्तों, बहुत अच्छे संगीतकार थे। अब याद ये तो इतना सा आप कॉमन सेंस रखो कि भाई जो संगीतकार होगा वो बेचारा कहाँ जाएगा, बॉम्बे ही जाएगा गीत लिखने के लिए। कहाँ पे जाएगा गीत लिखने के लिए, कहाँ पे जाएगा, बॉम्बे जाएगा। तो 1980 में बॉम्बे में इनका इंतकाल हो जाता है। आखिरी जो आते हैं आपके कबीर साहब, संत कबीरदास। दोस्तों मैंने अपने नोट्स में इनका कॉन्टेंट जो है हिंदी की बुक वाला भी बताया है, इसकी पैदाइश और इनके इंतकाल की डेट को लेकर, और उर्दू वाली बुक का हूबहू एनसीईआरटी का पेज मैंने अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया है। और अलग उन दोनों में डेट जो है, हालांकि है एनसीईआरटी की हिंदी की बुक भी और एनसीईआरटी की उर्दू की बुक भी, लेकिन हमें किस चीज़ को ऑथेंटिक मानना है, हमें उर्दू की बुक को ऑथेंटिक मानना है, क्योंकि उर्दू में हमें स्पेशली ये नाम दिया गया है। तो आपको यही याद रखना दोस्तों, 1456 ही याद रखना है इनकी पैदाइश की डेट, वाराणसी, और 1575 मगहर एक जगह है गोरखपुर में, वहाँ पर इनका इंतकाल हो गया था। तो ये डेट इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत लंबी उम्र पाई है। तो आपको डेट यही याद रखनी दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतना, कहीं पर भी किसी भी गाइड में कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है। और कबीर साहब की नीमा नीरू, वालिद वालिदा का नाम भी बहुत ईजी है, नीमा नीरू नीमा नीरू नीमा नीरू, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके स्पेशली एक डेटा था। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी मेहनत आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक चीज़, अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला एक जो सवाल सबसे ज़्यादा बनेगा वो आपकी इनकी तसनीफ़ों को लेकर, वो सवाल सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा तसनीफ़ों को लेकर। तो दोस्तों तसनीफ़ का याद करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप बार बार उनको देखते रहें या ट्रिक आप बना लें। अब ट्रिक जैसे आप हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको तो हमारे कोर्स में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें बनाई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जैसे एक प्रेमचंद के जो अफसाने हैं, प्रेमचंद साहब के जो अफसाने हैं उनकी एक ट्रिक आपको सुनाता हूँ। जैसे बाड़े के टट्टू हज अकबर ने सौतेली माँ से निजात पाने के लिए कत्ल कर दिया। मुंशी प्रेमचंद के सारे अफसाने हैं, आप सुनना वापस। बाड़े के टट्टू हज अकबर ने सौतेली माँ से निजात पाने के लिए कत्ल कर दिया। कत्ल में यहाँ कोष्टक में कातिल लिखा हुआ है। इस मुस्तियार गढ़ी में, मुस्तियार से यहाँ पर सिर्फ इमेजिन करना है, मुस्तियार का मीनिंग मुश्किल नहीं है यहाँ पर। मुस्तियार गढ़ी का मतलब एक इमेजिन करना। इस मुस्तियार गढ़ी में सत्याग्रह करने के लिए, इस मुस्तियार गढ़ी में, मुस्तियार गढ़ी उसके लिए मुश्किल गढ़ी थी, उसकी सौतेली माँ को कत्ल कर दिया। तो इस मुस्तियार गढ़ी में सत्याग्रह करने के लिए कफन लेकर मंदिर चला गया, लेकिन बाजियाफ्त ने कोल के पास जुर्म में तिस्तागरे जेल में डाल दिया। तो यहाँ पर देखो जो अफसाने के नाम हैं, बाड़े के टट्टू, हज अकबर, सौतेली माँ, निजात, कातिल, मुस्तियार घड़ी, सत्याग्रह, कफन, मंदिर, बाजियाफ्त, कोल का पास, सत्याग्रह, जेल, ये सारे के सारे आपको याद हो गए। इसी तरीके से इनकी नावल की ट्रिक है। इसी तरीके से हमने ख्वाजा हसन निज़ामी की मज़ेदार ट्रिक बनाकर याद करवाई है। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ ठीक है, और दूसरी चीज़ अभी भी मैं उन स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, इसका दोस्तों उसको शायद अपनी ज़िंदगी में सबसे मतलब बैड लक ही समझेगा। वो पछताने के अलावा उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको। याद रखना दोस्तों, इतनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से विद्यार्थियों ने उसको पसंद किया है। जिन विद्यार्थियों ने ले रखी है आप उनसे फीडबैक लीजिए। जिस तरीके से सेकंड ग्रेड में अपने 150 में से 86 सवाल डिट्टो सवाल आए थे, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अधीनस्थ बोर्ड भी अपनी जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज में हमने 11 के बजाय 12 पेपर कर दिए हैं। और सवालों की संख्या भी दोस्तों जैसे मुझे लग रहा है कि 100 सवाल कहीं पे दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर आपका कंटेंट और थोड़ा छूट रहा है तो मैंने आपके इसमें सवाल बढ़ाने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब उस कंटेंट से अटैच करने की कोशिश की है, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको इसमें दिया है। आप जब चाहें जितनी बार चाहें अपने इस टेस्ट को दे सकते हैं। अभी भी मौका है दोस्तों, पूरा 1 महीना पड़ा है, और हमारा जो कोर्स है इतना डिजिटल और इतना शॉर्ट तरीके से, अभी जैसे मैंने एक स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा था उत्कर्ष का, यार कितना डेप्थ लेवल उन्होंने पेपर बनाया है बच्चों को, और ज़्यादा मतलब एक कहता है ना कि और ज़्यादा टेंशन देने के लिए। इतना डेप्थ में यार पेपर नहीं आएगा मेरे भाइयों, आप टेंशन फ्री रहें। जिस तरीके से हाँ कन्फ्यूज़न वाले सवाल ज़रूर पैदा करेंगे। आपको मैं और चीज़ क्लियर कर दूं, सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल आपके बनेंगे इसमें 5 से 10 सवाल
जो आपके अफसाने, नावल और ड्रामे के नाम को लेकर आपका सबसे मुश्किल सवाल बनेगा। वो कोई सा भी कोई भी आपके जैसे किसी अफसाना दिया होगा उसका नाम पूछ लेगा, या कोई आपके ड्रामा दिया होगा उसका नाम पूछ लेगा। तो ये सवाल वो कहीं से भी उठा सकता है एग्जामिनर। इसमें मैंने मेरे विद्यार्थियों को तो जो मोटा मोटी नाम थे कोर्स के अंदर, उनको सजेस्ट करवाया है कि आप सिर्फ इनके 2-4 अफसाने, इनके 2-4 नावल आप 2-4 बार रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। बाकी और कोई आपका डेप्थ वाला सवाल नहीं बनेगा दोस्तों। आप निश्चिंत रहें, आराम से नो टेंशन तैयारी करते रहें। सिर्फ एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक को जो कंटेंट में दिया हुआ सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करते रहें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, टेस्ट जरूर देवें। और मैं ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने नहीं लिया है शायद उसको एग्ज़ाम, अगर अल्लाह ना करे वो कहीं से भी 1-2 नंबर या 5 नंबर या 10 नंबर से पीछे रहेगा, और फिर उसको पछताने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। इतना कंटेंट बेहतर बनाया गया है आपके लिए। आप आज ही ज्वाइन जरूर करें दोस्तों, बहुत कम समय बचा है आपके। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी से जिस तरीके से ये जो अभी आज का पेपर में आपके लिए ये जो कंटेंट आपकी इतनी मेहनत करके बना के लेके आया हूँ, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जो टेस्ट पेपर बनते हैं उस पर कितनी मेहनत कर रखी है मैंने। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, टॉपिक से संबंधित जो भी आपके 3rd ग्रेड से लेकर 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, लेक्चरर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, किस लेवल तक कौन सा सवाल बन सकता है उस लेवल तक हमने मेहनत करी है। और फिर आप यकीन करेंगे तो किसी स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, मोबाइल में जाकर कोर्स देख सकते हैं, टेस्ट देख सकते हैं, पेपर देख सकते हैं हमारा। और तो कैसे यकीन दिलाया जा सकता है आपको। शायद उस स्टूडेंट के पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अभी भी मौका है, जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और अपनी मंजिल जो है बहुत नज़दीक है, बहुत बढ़िया सीटें हैं, आप आराम से इसको हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेहनत आपको आज कैसी लगी मेरी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।